स्टैटिक जीके के इस अति महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में स्टैटिक जीके के जो जीएस के जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उन सभी से प्रश्न लिए गए हैं और इस एक वीडियो से आपके जीएस के सभी सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि उड़न परी किसे कहा जाता है। तो पीटी उषा को उड़न परी कहते हैं। किसे? पीटी उषा को उड़न परी कहते हैं। और पीटी उषा के बारे में एक बात और याद रखेंगे, इन्हें पयोली एक्सप्रेस भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? पयोली एक्सप्रेस भी कहते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद और हम लोग आपसे यदि पूछे कि ढींग एक्सप्रेस किसे कहते हैं, ढींग एक्सप्रेस किसे कहते हैं, तो ढींग एक्सप्रेस किसे कहते हैं? तो ढींग एक्सप्रेस हिमा दास को कहते हैं। किसे? हिमा दास को कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस कहते हैं। तो देखिए आपसे पूछे कि उड़न परी किसे कहते हैं, तो उड़न परी आपकी पीटी उषा हो जाएंगी। इन्हें उड़न परी या फिर पयोली एक्सप्रेस कहते हैं। और ढींग एक्सप्रेस आपसे पूछे किन्हें कहते हैं, तो ढींग एक्सप्रेस आपको हिमा दास बताना है। ढींग एक्सप्रेस हिमा दास को कहते हैं। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में स्थित है। कहाँ पे? अमृतसर पंजाब में। तो यहाँ पे है स्वर्ण मंदिर। और बात करते हैं यहाँ पे स्थापना किसने की थी, इसका निर्माण किसने करवाया था स्वर्ण मंदिर का, तो निर्माण के बारे में याद रखेंगे गुरु रामदास ने इनका निर्माण कराया था। किसे? गुरु रामदास इनका निर्माण कराए थे, स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाए थे। अब बात करते हैं, आपसे पूछे कि चार मीनार कहाँ पे स्थित है, आपसे पूछे चार मीनार कहाँ पे स्थित है, तो ये हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। आपसे पूछे कि कुतुब मीनार किसे कहाँ पे स्थित है, कुतुब मीनार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है। और आपसे पूछे कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है, आपसे पूछे कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है, तो गेटवे ऑफ इंडिया आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है, तो ये मुंबई में स्थित है। मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। लेकिन आपसे पूछे कि इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है, इंडिया गेट आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है, तो ये इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है, तो दिल्ली में, नई दिल्ली में स्थित है इंडिया गेट। और आपसे पूछे कि ताजमहल कहाँ पे स्थित है, ताजमहल कहाँ पे स्थित है, तो ताजमहल आगरा में स्थित है। कहाँ पे? आगरा। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ताजमहल का आविष्कार किसने करवाया, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, तो शाहजहां ने इसे बनवाया था। शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। और यहाँ पे सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए, तो आपसे पूछे कि अगर आपसे पूछे कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो स्वर्ण मंदिर कहाँ है, तो अमृतसर पंजाब में है। इसका निर्माण कहाँ पे किसने करवाया था, तो गुरु रामदास ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि चार मीनार कहाँ पे स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार कहाँ पे? हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है, ये दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार। और इसका निर्माण किसने कराया था, ऐबक ने कराया था। इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। आपसे पूछे कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है, तो ये आपसे पूछे कि इंडिया गेट तो मुंबई, तो आप बताएंगे नई दिल्ली। और गेटवे ऑफ इंडिया पूछे तो मुंबई इसका जवाब हो जाएगा। ताजमहल कहाँ पे स्थित है, आगरा में ताजमहल स्थित है, यूपी में, आप सभी जानते हैं। और बात करते हैं इससे किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। और किसकी याद में, तो मुमताज की याद में से बनवाया था। ठीक, ताजमहल। तो देख लेते हैं आपसे झीलों की नगरी पूछे, तो झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। उदयपुर कहाँ पे पड़ता है, ये राजस्थान में पड़ता है और इसे झीलों की नगरी कहते हैं। आपसे पूछे कि हजार झीलों की भूमि किसे कहते हैं, हजार झीलों की भूमि किसे कहते हैं, हजार झीलों की भूमि किसे कहते हैं, तो ये आप लोग याद रखेंगे कि फिनलैंड को कहते हैं। हजार झीलों की भूमि किसे, फिनलैंड को कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि अंगुली नुमा झील कहाँ पे पाए जाते हैं, अंगुली नुमा झील विश्व में कहाँ पे पाए जाते हैं, तो अंगुली नुमा झील के लिए प्रसिद्ध है अमेरिका। अमेरिका में क्या है, यहाँ पे उंगली नुमा लंबे लंबे झील पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अमेरिका यहाँ पे प्रसिद्ध है उंगली नुमा झील के लिए। और आपसे पूछे कि महान झील क्षेत्र, महान लेक्स रेंज जिसे बोलते हैं, महान झील क्षेत्र, तो महान झील क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, तो ये भी अमेरिका और कनाडा के बीच में, यूएसए एंड कनाडा के बीच में। यहाँ पे 5 झील पाई जाती है, यूएसए और कनाडा के बीच में 5 झील पाई जाती है, जिन नाम निम्न है। आपसे पूछे ओंटारियो झील, ओंटारियो झील कहाँ पे, महान ओंटारियो यहाँ पे लिखें, ओंटारियो झील कहाँ पे स्थित है, महान जो लीक क्षेत्र है वहाँ पे स्थित है। ओंटारियो है, इरी झील है, ह्यूरॉन है, ओंटारियो, इरी, ह्यूरॉन। और सुपीरियर एक झील है आपका, सुपीरियर विश्व की मीठी पानी की सबसे बड़ी झील, सुपीरियर झील। और फिर आपका कौन, मिशिगन झील। तो ये 5 झील आप लोग ध्यान रखेंगे, सुपीरियर और मिशिगन।
विश्व की मीठी पानी की सबसे बड़ी झील यहाँ पे सुपीरियर झील हो जाएगी और मिशिगन झील के किनारे शिकागो शहर स्थित है। और आपसे पूछे कि झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, आपसे पूछे कि झीलों का अध्ययन, यहाँ पे लिख लेते हैं, आपसे पूछे झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो झीलों का अध्ययन आपसे पूछे तो निम्नोलॉजी कहते हैं झीलों का अध्ययन। क्या? निम्नोलॉजी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, निम्नोलॉजी कहलाता है झीलों का अध्ययन। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि 1000 झीलों की भूमि कहाँ पे स्थित है, तो झीलों की नगरी कहते हैं उदयपुर को। झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को। और ये उदयपुर राजस्थान में पड़ता है। 1000 झीलों की भूमि कहाँ पे? फिनलैंड में स्थित है। और जो उंगली नुमा झील के लिए प्रसिद्ध एरिया है वो अमेरिका है। उंगली नुमा झील यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक, आपसे पूछे कि महान झील क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, तो अमेरिका और कनाडा के बीच में महान झील क्षेत्र स्थित है और यहाँ पे 5 झीलें पाई जाती हैं। 5 झीलें कौन कौन सी, तो एक हो गया ओंटारियो, इरी, ह्यूरॉन और सुपीरियर और फिर मिशिगन। ये 5 झीलें पाई जाती है। और झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो झीलों का अध्ययन आपको ध्यान रखना है निम्नोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? निम्नोलॉजी कहलाता है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और बता दें, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी करें, ठीक, जिससे और भी ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर काटे तो उससे मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। मलेरिया रोग होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। लेकिन आपसे पूछे कि एंडीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, एंडीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, तो एंडीज मच्छर के काटने से यहाँ पे डेंगू बुखार होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिए, डेंगू बुखार एंडीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक, आपसे पूछे कि यहाँ पे मादा एनोफिलीज मच्छर के जो मलेरिया में इसमें प्रभावित कौन सा अंग होता है, मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसमें प्लीहा जिसे क्या बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, स्प्लीन, ये यहाँ पे प्रभावित होती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और मलेरिया यहाँ पे मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज आपसे पूछे तो आप लोग बताएंगे कि रोनाल्ड रॉस ने इसकी खोज की थी। रोनाल्ड रॉस ने इसकी खोज की थी। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, रोनाल्ड रॉस ने इसकी खोज की थी। और मलेरिया की दवा किससे बनाई जाती है, मलेरिया की दवा किससे बनाई जाती है, कुनैन। मलेरिया की दवा कुनैन होती है। ये किससे बनाई जाती है, ये सिनकोना वृक्ष से बनाई जाती है। किसे, सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, और चिकनगुनिया बीमारी किससे संबंधित है, तो ये भी आप लोग बता दीजिए। चिकनगुनिया बीमारी आपसे पूछे किससे संबंधित है, तो ये भी किससे काटने से होता है, मच्छर के काटने से होता है, मच्छर के काटने से होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लीजिए साथ में, आपसे पूछे कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, मलेरिया रोग होता है। और मलेरिया रोग में प्रभावित अंग कौन सा होता है, प्लीहा होता है, स्प्लीन इसे कहते हैं। और मलेरिया यहाँ पे मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। इसकी खोज रोनाल्ड रॉस ने किया था। और दवा इसकी क्या है, कुनैन है मलेरिया की दवा। और ये किससे बनती है, सिनकोना वृक्ष से ये प्राप्त होती है। और एंडीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पे डेंगू बुखार होता है एंडीज मच्छर के काटने से। और चिकनगुनिया बीमारी जो है वो भी किससे काटने से होता है, मच्छर के काटने से ही चिकनगुनिया बीमारी होता है। और सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद है सबसे प्राचीनतम वेद। और सबसे नया वेद आपसे पूछे कौन सा है, तो अथर्ववेद है सबसे नया वेद। अथर्ववेद है सबसे नया वेद। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई थी, ऋग्वेद की जो रचना है वो किस काल में हुई थी, तो ये ऋग्वैदिक काल में इसकी रचना हुई थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ऋग्वैदिक काल में इसकी रचना हुई थी। तो अब ऋग्वैदिक के बारे में बात करते हैं। आपसे पूछे तीसरा मंडल के बारे में आप लोग बताएंगे। और फिर 7वां मंडल के बारे में बताएंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। और फिर 9वां मंडल के बारे में बताएंगे क्या किस चीज का उल्लेख है। और 10वां मंडल के बारे में आप लोग बताएंगे किस चीज का उल्लेख है। 10वां मंडल के बारे में आप लोग बताएंगे किस चीज। तो देखिए तीसरे मंडल के में क्या गायत्री मंत्र का उल्लेख है, क्या गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और गायत्री मंत्र यहाँ पे किसको समर्पित है, यहाँ पे सूर्य को समर्पित, भगवान को सूर्य को समर्पित है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में सूर्य को समर्पित है। आपसे पूछो 7वें मंडल में क्या है, इसमें 10 राग युद्ध का वर्णन है। इसमें 10 राग युद्ध का वर्णन है 7वें मंडल में। और 9वें मंडल की बात करें तो इसमें किस चीज का वर्णन है, तो इसमें सोम देवता का उल्लेख है। सोम देवता का उल्लेख है 9वें मंडल में। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और 10वें मंडल में क्या है, इसमें चतुष्वर्ण समाज है। चतुष्वर्ण समाज है इसमें। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, चतुष्वर्ण समाज है। और इसमें
और जो ऋग्वेद का ये उपवेद होता है वो क्या है, ऋग्वेद का उपवेद आप लोग बताएंगे तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे आपसे पूछे कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है सबसे प्राचीनतम वेद। और सबसे नया वेद आपसे पूछे कौन सा है, तो अथर्ववेद है सबसे नया वेद। तो ये दोनों चीजें तो हो गई। अब ऋग्वेद की रचना किसने की थी, और ऋग्वेद की रचना के बारे में बात करें तो ये ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई थी। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ऋग्वैदिक काल में इसकी रचना हुई थी। और तीसरे मंडल के बारे में बात करें ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, तो इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है तीसरे मंडल में। और बात करें इसमें सूर्य को समर्पित है, ऋग्वेद का तीसरा मंडल सूर्य को समर्पित है। और सातवां मंडल के बारे में बात करें तो इसमें दशराग युद्ध के बारे में बढ़ा रहा है सातवें मंडल में। और नौवां मंडल की बात करें तो इसमें सोम देवता का उल्लेख है, नौवें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। और 10वें मंडल की बात करें तो इसमें चतुष्वर्ण समाज का उल्लेख है, किसमें, चतुष्वर्ण समाज का उल्लेख है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें 4 वर्ण बताए गए, ब्राह्मण, वैष्णव, शूद्र, ये सारे यहाँ पे वर्ण बताएंगे। तो मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, मनुष्य के शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती हैं। और मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती हैं, तो ये भी आपसे पूछे कान में कितनी हड्डियां होती हैं, तो कान में टोटल 6 हड्डियां होती हैं, 3 राइट कान में, 3 लेफ्ट कान में। और खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, मनुष्य के खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, तो ये भी आप लोग बताएंगे कि 8 हड्डियां होती हैं खोपड़ी में। और आपसे पूछे कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, और मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। तो ये सब आप लोग बताएंगे सबसे मजबूत हड्डी मनुष्य के शरीर में कौन सी है। तो देखिए सबसे छोटी हड्डी क्या है, स्टेपीज है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। और ये स्टेपीज कहाँ की हड्डी है, ये कान में पाई जाती है, कान की हड्डी है। और सबसे बड़ी हड्डी जो है मनुष्य के शरीर में वो फीमर है। और फीमर की हड्डी कहाँ पे पाई जाती है, ये जांघ में पाई जाती है, जांघ की हड्डी होती है जो आपकी फीमर होती है। अब बात करते हैं सबसे मजबूत हड्डी, ये जबड़े की हड्डी, जबड़े यानी कि मुंह की हड्डी सबसे मजबूत होती है, जबड़े की हड्डी। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। स्टेपीज कहाँ पे पाई जाती है, ये मध्य कान का हड्डी है, मध्य कान में पाई जाती है, मध्य कान में ये पाई जाती है। तो ये सारी चीजें इतनी याद रखेंगे। तो देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आपसे पूछे कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206 मनुष्य के शरीर में हड्डियां होती है। कान में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, टोटल 6 हड्डियां होती है कान में। और खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, 8 हड्डियां होती है। और मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी क्या होती है, स्टेपीज होती है। स्टेपीज कहाँ की हड्डी है, कान की हड्डी है, कहाँ की, कान की हड्डी है स्टेपीज। बात करें सबसे बड़ी हड्डी जो मनुष्य के शरीर में होती है वो फीमर होती है। और फीमर कहाँ की हड्डी है, ये जांघ में पाई जाती है फीमर हड्डी। आपसे पूछे मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो ये जबड़े की हड्डी, जबड़े यानी कि मुख में पाई जाती है ये हड्डी, कहाँ पे, मुख की हड्डी होती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और स्टेपीज मध्य कान की हड्डी होती है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो शिक्षा दिवस 11 नवंबर के दिन मनाया जाता है शिक्षा दिवस। और 11 नवंबर को किसका जन्मदिन पे शिक्षा दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आप लोग बताएंगे किसके जन्मदिन। तो इस दिन मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्मदिन होता है। अबुल कलाम आजाद का यहाँ पे जन्म होता है। तो ये भी आप लोग बताएंगे जन्मदिन होता है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत के पहले शिक्षा मंत्री ये बने थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मौलाना अबुल कलाम। आपसे पूछे कि शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं। शिक्षक दिवस आपसे पूछे तो कब मनाते हैं, यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछे तो कब मनाते हैं, 5 सितंबर के दिन मनाते हैं। और 5 सितंबर के दिन किसका जन्मदिन होता है, तो ये भी आप लोग बताएंगे किसका जन्मदिन होता है इस दिन। तो आपके इस दिन सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म होता है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म होता है। तो राधा कृष्ण का जन्म था और इस दिन यहाँ पे मनाते हैं, राधा कृष्ण का जन्मदिन पे यहाँ पे शिक्षक दिवस मनाते हैं। और शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके, शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन में डाला गया, समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा डाला गया, तो इसके लिए हुआ था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसके तहत शिक्षा को राज्य सूची से निकाल के समवर्ती सूची में डाला गया। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आपसे पूछे शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और इस दिन किसका जन्मदिन होता है, इस दिन मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्मदिन होता है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। और बात करते हैं शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, तो ये 5 सितंबर के दिन मनाते हैं। और इस दिन किसका जन्मदिन होता है, इस दिन
आपके यहाँ पे सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्मदिन होता है। और शिक्षा राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा डाला गया? इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। आपसे पूछे कि रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट वाटसन ने किया था रडार का आविष्कार। किसने? रॉबर्ट। तो ये आप लोग याद रखेंगे, रॉबर्ट वाटसन ने किया था रडार का आविष्कार। 1930 में ही रडार का आविष्कार हो गया था। और रेडियो का आविष्कार आपसे पूछे किसने किया था? तो मार्कोनी ने किया था रेडियो का आविष्कार। किसने? मार्कोनी ने किया था रेडियो का आविष्कार। आपसे पूछे कि ये कहाँ के रहने वाले थे? मार्कोनी इटली के रहने वाले थे। आपसे पूछे कि यहाँ पे हाइड्रोफोबिया, जो आपके हाइड्रोफोबिया है यानी कि पानी से डर लगना, इसके टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने किया था रेबीज के टीके की खोज। किसने? लुई पास्चर ने किया था। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, टेलीफोन का आविष्कार पूछे तो ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार। रडार का आविष्कार पूछे तो रॉबर्ट वाटसन ने किया था रडार का आविष्कार 1930 में किया था। आपसे पूछे कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने किया था रेडियो का आविष्कार। कई बार पूछा गया एग्जाम में, इटली के रहने वाले थे मार्कोनी। आपसे पूछे कि यहाँ पे हाइड्रोफोबिया यानी कि रिवेज की टीके की खोज लुई पास्चर ने किया था। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। क्यों 5 जून को दिन मनाते हैं? क्योंकि यहाँ पे यूएनईपी जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। कब? 5 जून 1972 के दिन हुई थी। इसी दिन यहाँ पे 5 जून के दिन ही क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार 1973 में मनाया गया था। पहली बार 1973 में मनाया गया, तब से ये हमेशा मनाया जाता है। और यूएनईपी के बारे में पढ़ ही रहे थे, तो इसके हेडक्वार्टर आप लोग बताएंगे कहाँ पे है? नैरोबी केन्या में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है। और वन और यहाँ पे पर्यावरण किस सूची का विषय है, ये आप लोग बताएंगे। वन एवं पर्यावरण किस सूची का विषय है, तो ये आप लोग बताएंगे ये किस सूची का विषय है। तो ये समवर्ती सूची में आते हैं। किस सूची में? समवर्ती सूची में आते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग साथ में। आपसे पूछे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। आपसे पूछे क्यों मनाते हैं 5 जून के दिन? तो यूएनईपी, जिसे क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। 5 जून 1972 को इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी केन्या में यूएनईपी का हेडक्वार्टर है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं पहली बार जो मनाया गया था वो 1973 में मनाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। और पर्यावरण का अध्ययन ये आप लोग ही बताएंगे। और वन एवं पर्यावरण किस सूची का विषय है? ये समवर्ती सूची में आता है। ये समवर्ती सूची में आता है। बात करते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसका ये कहाँ पे स्थित है? ट्राम्बे, मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? ट्राम्बे, मुंबई में स्थित है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। और पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे खोला गया था? पहला परमाणु अनुसंधान जो केंद्र था वो कहाँ पे खोला गया था? पहले परमाणु अनुसंधान रिएक्टर का क्या नाम था? तो पहले परमाणु अनुसंधान रिएक्टर का नाम क्या था? अप्सरा था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जबकि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? ट्राम्बे, मुंबई में खोला गया था। पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र क्या था? पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र क्या था? पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र आपसे पूछे तो कौन सा था? तो तारापुर, ये खोला गया था तारापुर। और ये तारापुर कहाँ पे? महाराष्ट्र में खोला गया था। आपसे पूछे कि परमाणु बम का खोज किसने किया था? जो परमाणु बम होता है, परमाणु बम, इसका खोज किसने किया था? परमाणु बम का खोज किसने आपसे पूछे? परमाणु बम का खोज किसने किया था? तो आप लोग बताएंगे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था इसकी खोज। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने इसकी खोज किया था। और परमाणु बम की में कौन सी अभिक्रिया होती है? इसमें नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। इसमें कौन सी अभिक्रिया? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये ट्राम्बे में स्थित है। ट्राम्बे कहाँ पे? मुंबई में। पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर का क्या नाम था? पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर का नाम अप्सरा था। पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे खोला गया था? तारापुर महाराष्ट्र में खोला गया था। और परमाणु बम का यहाँ पे खोज किसने किया था? तो परमाणु बम का खोज रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था, परमाणु बम की खोज। और बात करते हैं यहाँ पे, आपसे पूछे कि ये इनमें कौन सी अभिक्रिया होती है? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया परमाणु बम में होती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आपसे पूछे कहाँ कब की थी? तो 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। आपसे पूछे कि यहाँ पे दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम आपसे पूछे मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम भी आप लोग याद रखेंगे, मूल शंकर इनका मूल नाम था, मूल शंकर। ये सभी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पे आर्य समाज का नारा आपसे पूछे क्या था? तो इनका नारा था भारत भारतीयों के लिए, भारत भारतीयों के लिए है। ये आप लोग याद रखेंगे, भारत भारतीयों के लिए है, ये आर्य समाज का नारा था। अब जबकि दयानंद सरस्वती का नारा आपसे पूछे क्या था? तो ये वेदों की ओर लौटो का नारा लगाए थे, वेदों की ओर लौटो का नारा लगाए थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि आर्य समाज का स्थापना तो आर्य समाज का नारा तो भारत भारतीयों के लिए है और इसका नारा था भारत भारतीयों के लिए, जबकि दयानंद सरस्वती का नारा वेदों की ओर लौटो था। और बात करते हैं यहाँ पे शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे साथ में, शुद्धि आंदोलन के संस्थापक। तो शुद्धि आंदोलन के जो संस्थापक थे वो भी कौन थे? आपको दयानंद सरस्वती जी थे। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी थे। आपसे पूछे कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो ये आपके दयानंद सरस्वती ने ही किया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, दयानंद सरस्वती ने भी इसकी रचना की थी। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में किया। और आपसे पूछे कि कहाँ पे इसका स्थापना हुआ था? तो मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आप लोग याद रखेंगे, मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। इनका मूल नाम क्या था दयानंद सरस्वती का? तो इनका मूल नाम मूल शंकर था। और इन्होंने नारा दिया वेदों की ओर लौटो, बहुत बढ़िया नारा, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। और आर्य समाज का जो नारा था वो क्या था? भारत भारतीयों के लिए है। तो ये भी इसका आप लोग याद रखेंगे। और शुद्धि आंदोलन के संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं। और आप सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी कौन किए थे? दयानंद सरस्वती। करो या मरो का नारा किसने लगाया था? गांधी जी ने लगाया था करो या मरो का नारा, जब यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन, इसी समय भारत यहाँ पे गांधी जी ने करो या मरो का नारा लगाया। भारत छोड़ो आंदोलन कब चला? तो ये 8 अगस्त 1942 को चलाया गया था। 8 अगस्त 1942। आपको कहीं कहीं 9 अगस्त भी मिलेगा। आपसे पूछे कि साबरमती आश्रम की स्थापना, साबरमती जो आश्रम है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में। एक बार एक चीज़ और याद रखेंगे कि गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कब हुआ? गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कब हुआ था? पहला सत्याग्रह तो ये था आपका पहला सत्याग्रह गांधी जी का, तो ये चंपारण के लिए हुआ था। चंपारण, और चंपारण कहाँ पे पड़ता है? बिहार में पड़ता है। और ये चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये 1917 को ही हुआ था चंपारण सत्याग्रह। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं इन्हें गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? अर्धनग्न फकीर किसे कहा था गांधी जी को? अर्धनग्न फकीर ने, तो इसमें विंस्टन चर्चिल ने कहा था इन्हें अर्धनग्न फकीर, विंस्टन चर्चिल ने। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और गांधी जी कांग्रेस की एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। कांग्रेस की अध्यक्षता एकमात्र अधिवेशन में किए थे। और वो कहाँ पे था? 1924 का यहाँ पे बेलगाम अधिवेशन था। बेलगाम अधिवेशन 1924 का बेलगांव का अधिवेशन था। और बेलगांव कहाँ पे पड़ता है? ये कर्नाटक में इसका अधिवेशन किए थे गांधी जी। एकमात्र अधिवेशन में ये भाग लिए थे। और देख लेते हैं यहाँ पे करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को ये गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया था। और बात करते हैं साबरमती का आश्रम की स्थापना किसने किया था? गांधी जी ने किया था। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी 1917 में किया था। और बात करते हैं गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये चंपारण बिहार में हुआ था। कब? चंपारण बिहार में।
और चंपारण बिहार में, और कब हुआ था? 1917 में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कह दिया था। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में बेलगांव अधिवेशन था, और यहाँ पे सबसे पहले कांग्रेस की अध्यक्षता एकमात्र बार कर्नाटक में यहाँ पे किया गया गांधी जी के द्वारा। बारदोली आंदोलन, तो देखिए इसी की तरह बारदोली आंदोलन भी था जो यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह था, उसी की तरह ही। तो ये बारदोली आंदोलन जो था वो 1928 में हुआ था, और ये हुआ था गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में हुआ था। यहाँ पे नेतृत्व यहाँ के कर रहे थे कौन? नेतृत्व करने पहुंचे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे नेतृत्व करने पहुंचे, ठीक। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पे बारदोली आंदोलन था क्या? तो यहाँ पे किसानों के कर में क्या कर दी गई थी? किसानों के कर में वृद्धि कर दी गई थी, कर में वृद्धि कर दी गई थी, इसलिए ये आंदोलन हुआ था। और बारदोली आंदोलन की जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी। यहाँ पे जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी। ये एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी समिति बनाई गई थी? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड समिति यहाँ पे बनाई गई थी। कौन सी? मैक्सवेल ब्रूमफील्ड समिति यहाँ पे बनाई गई थी। और यहाँ पे देख लेते हैं, आपसे पूछे कि सरदार की उपाधि किसने दिया था? वल्लभ भाई पटेल को। यहाँ पे सरदार की उपाधि, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाएं यहाँ पे सत्याग्रह में पहुंचे थे। यहाँ पे बारदोली में जो महिलाएं थी, इनसे प्रभावित होके बारदोली सत्याग्रह में बारदोली की महिलाएं प्रभावित होके इन्हें क्या दी थी? सरदार की उपाधि दी थी, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। तो देख लेते हैं यहाँ पे साथ में, आपसे पूछे कि बारदोली आंदोलन कहाँ पे हुआ? तो यहाँ पे 1928 में हुआ था। बारदोली आंदोलन गुजरात में हुआ था। और बारदोली आंदोलन में नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया था। और बात करते हैं सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को इसी दौरान दी गई थी। और यहाँ पे बारदोली की महिलाएं इन्हें सरदार की उपाधि देती हैं, ठीक। किसानों के कर में वृद्धि हो गई थी, वही था आपका यहाँ पे बारदोली सत्याग्रह। इनके जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी, जिसको क्या कहते हैं? मैक्सवेल ब्रूमफील्ड समिति कहते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। क्या है? भारत रत्न है। इसका शुरुआत कब से हुआ? भारत रत्न का शुरुआत कब से हुआ? 1954 में हुआ था। इसे कब दिया जाता है? भारत रत्न को कब दिया जाता है? 26 जनवरी के दिन इसे दिया जाता है। उसको कौन देता है? तो राष्ट्रपति द्वारा इसे राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी के दिन इसे दिया जाता है, तो वितरण होता है। और भारत का सर्वोच्च सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन है? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन है? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खान है। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान को सबसे पहले ये विदेशी थे। अब से पूछे कि भारत रत्न मरणोपरांत किसे सबसे पहले मिला? मरणोपरांत सर्वप्रथम किसने मिला? मरणोपरांत सर्वप्रथम किसे मिला था? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मरणोपरांत किसे मिला था? लाल बहादुर शास्त्री को इन्हें 1966 में मरणोपरांत मिला था नोबेल। यहाँ पे आपके कौन सा पुरस्कार? यहाँ पे भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी भारत रत्न की शुरुआत, और 26 जनवरी के दिन ये दिया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा इसे दिया जाता है, ठीक। और प्रथम विदेशी व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला था वो खान अब्दुल गफ्फार खान है। और मरणोपरांत किसे मिला था? मरणोपरांत जिसे मिला था वो लाल बहादुर शास्त्री हैं। मरणोपरांत मिला था, और कब मिला था? 1966 के दिन मिला था, ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। कब किया था खालसा पंथ की स्थापना? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे 1699 में। और सिख धर्म के संस्थापक आपसे पूछे, यहाँ पे सिख धर्म की बात हो रही है। तो सिख धर्म, ये गुरु गोविंद सिंह किस नंबर के गुरु थे? 10वें गुरु थे। सिख धर्म की आपसे पूछे स्थापना किसने किए थे? तो गुरु नानक ने इसकी स्थापना की थी। गुरु नानक ने इसकी स्थापना की। और गुरु नानक ने कुछ चीज़ों की शुरुआत की थी, जैसे संगत की शुरुआत की थी। संगत एक धर्मशाला टाइप का होता है, इसकी शुरुआत किए थे गुरु नानक, ठीक। और आपको लंगर की शुरुआत होती है। यहाँ पे लंगर, जैसे हम लोग दावत खाने जाते हैं गांव में,
उसी तरह से लंगर व्यवस्था भी होती है। अब बात करते हैं यहाँ पे गुरु अर्जुन देव की। अब बात करेंगे यहाँ पे गुरु अर्जुन देव की। और गुरु अर्जुन देव ये किस नंबर के गुरु थे? 5वें नंबर के गुरु थे। और इनकी हत्या किसने करवा दी थी? या किसकी हत्या? जहांगीर ने करवा दी थी। और क्यों? क्योंकि ये खुसरो की मदद किए थे। किसकी? खुसरो के की मदद कर दिए थे, खुसरो की मदद के लिए। और खुसरो किसका पुत्र था? तो जहांगीर का ही पुत्र था खुसरो। और इसकी मदद के लिए इन्होंने इनका क्या कर दिया था? हत्या करवा दिया था। और अर्जुन देव के बारे में बात करें, आपसे पूछे कि आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? आदि ग्रंथ की रचना ये अर्जुन देव ने ही किया था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक चीज और बात करें, एक गुरु थे तेग बहादुर। तेग बहादुर ये सिखों के पूछा जाता है किस नंबर के गुरु थे? सिखों के, तो ये सिखों के 9वें नंबर के गुरु थे। और 9वें नंबर के जो गुरु हैं, इन्होंने इनकी हत्या किसने करवाया था? तो इनकी हत्या औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब ने करवाया था। और औरंगजेब ने क्यों इनकी हत्या करवाया था? क्योंकि ये इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं कर रहे थे। इस्लाम धर्म को क्या कर रहे थे? ये नहीं स्वीकार कर रहे थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। तो देख लेते हैं यहाँ पे आपसे पूछे खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। आपसे पूछे कि कब किया था? तो 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हुई। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें नंबर के गुरु थे। अब बात करते हैं सिख धर्म की स्थापना किसने किया था? तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने किया था। और गुरु नानक ने ही किसकी शुरुआत की थी? संगत की शुरुआत। संगत क्या होता है? एक धर्मशाला टाइप का होता है संगत। और लंगर की भी शुरुआत गुरु नानक ने ही की थी। आपसे पूछे कि यहाँ पे अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव ये सिखों के किस नंबर के? 5वें नंबर के गुरु थे। और इनकी हत्या कौन करवा दिया था? जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दिया था। क्यों करवाया था? क्योंकि ये खुसरो की मदद किए थे, इस वजह से इनकी हत्या करवाते हैं। आदि ग्रंथ की रचना कौन किए थे? तो गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी। गुरु तेग बहादुर ये सिखों के किस नंबर के गुरु थे? ये 9वें नंबर के गुरु थे। और इनकी हत्या कौन करवा देता है? आगे चल के औरंगजेब करवा देता है। और क्यों करवाता है? क्योंकि ये इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे थे। ये इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से इनकी हत्या करवा दी गई थी, ठीक। तो आप बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि किसके जन्म दिवस पे खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो एक नाम आप लोग याद रखेंगे, फेमस नाम, इसका नाम है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद को क्या कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी का क्या कहा जाता है? जादूगर। तो इनके जन्मदिन पे, हॉकी के जादूगर, इनके जन्मदिन पे क्या मनाया जाता है? इनके जन्मदिन पे क्या मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है। इनके जन्मदिन पे खेल दिवस मनाया जाता है। और खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 29 अगस्त के दिन इनके जन्म दिवस पे खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक। तो इतनी चीजें ध्यान रखेंगे। और मेजर ध्यानचंद की एक आत्मकथा है, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछी जाती है, आत्मकथा। तो इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? गोल है। इनकी आत्मकथा का नाम गोल। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि किसके जन्मदिन पे खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? हॉकी का जादूगर कहते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो 29 अगस्त के दिन इनका जन्म हुआ था। इसके दिन क्या बनाते? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। आत्मकथा क्या है इनकी? मेजर ध्यानचंद की गोल नामक इनकी आत्मकथा है। आपसे पूछे कि गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? तो बाबर ने किया था। गुलाम वंश की स्थापना किसने? बाबर ने किया था, ठीक। बाबर का पूरा नाम आपसे पूछे क्या था? तो पूरा नाम इसका था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम था, बाबर का, ठीक। या फिर आपको जहरुद्दीन बाबर मिल सकता है। और इसने किसकी उपाधि धारण की थी? इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी। किसकी? गाजी की उपाधि धारण की थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि इसका जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म कब हुआ था? तो ये आप लोग बताएंगे कि 1483 में इसका जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? फरगना में इसका जन्म हुआ था 1483 में। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? बाबर की मृत्यु आपसे पूछे कब हुई थी? तो इसकी मृत्यु 1530 में हुई थी। और बाबरनामा के लेखक कौन है?
और बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबर ही हैं बाबरनामा के लेखक, क्योंकि ये बाबर की आत्मकथा है। और बाबर के नामा ये पूछा जाता है किस भाषा में लिखी गई है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तुर्की भाषा में लिखी गई। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने किया था। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो 1483 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे? फरगना में इसका जन्म हुआ था। बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। बात करते हैं कि मृत्यु कब हुआ था? इसने 1530 में इसकी मृत्यु हुई थी। और इसके बाबर का जो आत्मकथा है उसका नाम है बाबरनामा। बाबरनामा के लेखक कौन है? आपके बाबरनामा के लेखक जो है वो अब यहाँ पे तुर्की भाषा में लिखी गई है। तो बाबरनामा के लेखक ये आत्मकथा इसलिए बाबर ही है। सती प्रथा के अंत में सर्वाधिक प्रयास किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के अंत में प्रयास किया था। ठीक। और सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 में हुआ था। और किसने किया था? तो यह पे विलियम बेंटिंग के शासनकाल में हुआ था। विलियम बेंटिंग ने इसे बंद किया था। ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे विलियम बेंटिंग के शासनकाल में, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आपसे पूछे कि इसी के काल का शासनकाल में भी ठगी प्रथा का भी अंत हुआ था। ठगी प्रथा का भी अंत हुआ था इसी के काल में ही। ठगी प्रथा का अंत आपसे पूछे तो 1830 में इसका अंत हुआ था। ठीक। तो ये भी आप लोग बताएंगे। और सती प्रथा के बारे में बात करें, सती प्रथा इसके प्रथम प्रमाण कहाँ पे मिलता है? सती प्रथा का प्रथम प्रमाण कहाँ पे मिलता है? तो सती प्रथा का जो प्रथम प्रमाण है ये भानुगुप्त का एक अभिलेख था। भानुगुप्त का कौन सा अभिलेख? एरण अभिलेख में इसका प्रमाण मिलता है। भानुगुप्त के एरण अभिलेख में इसका प्रमाण मिलता है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए सती प्रथा के अंत में बारे में सबसे पहले सर्वाधिक प्रयास जो राजा राम मोहन राय ने किया था 1829 में इसकी अंत हुआ था। इसमें विलियम बेंटिंग का शासनकाल था, इसने इस पे रोक लगाया था। और ठगी प्रथा का अंत के बारे में बात करें तो ठगी प्रथा का अंत 1830 में विलियम बेंटिंग के द्वारा ही रोक लगा के किया गया था। सती प्रथा के बारे में बात करें तो सती प्रथा का जो प्रथम प्रमाण है ये भानुगुप्त के जो एरण अभिलेख है वहां से मिलता है। कहाँ पे? भानुगुप्त के एरण अभिलेख से इसका प्रमाण मिलता है। मिलते हैं बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पहली महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी थी। भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी थी। ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो और पहली महिला शासिका कौन थी? पहली महिला शासिका कौन थी? तो पहली महिला जो शासिका बनी थी वो कौन बनी थी? रजिया सुल्तान बनी थी। कौन बनी थी? रजिया सुल्तान बनी थी। ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और रजिया सुल्तान के बारे में बात करें, किसकी पुत्री थी? ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी? इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत की पहली राष्ट्रपति कौन बनी थी? भारत की पहली राष्ट्रपति जो बनी थी वो प्रतिभा पाटिल बनी थी। किसने? प्रतिभा पाटिल बनी थी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। ठीक। और बात करते हैं भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन बनी थी? भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो इंदिरा गांधी बनी थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी। ठीक। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू बनी थी। सरोजिनी नायडू बनी थी भारत की पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की। भारत की पहली महिला जो मुख्यमंत्री थी वो कौन बनी थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सुचेता कृपलानी बनी थी। सुचेता कृपलानी बनी थी। और सुचेता कृपलानी कहाँ की? सबसे पहली यूपी की बनी थी। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी भारत की पहली महिला शासिका भारत की कौन है? तो रजिया सुल्तान है पहली महिला शासिका। बात करते हैं यहाँ पे पुत्री किसकी थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। भारत की पहली महिला जो राज्यपाल है सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला सीएम जो है सुचेता कृपलानी है। आराम हराम है का नारा किसने लगाया था? और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगाया था आराम हराम का नारा। आपसे पूछे कि जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? तो जय जवान जय किसान का नारा आपसे लाल बहादुर शास्त्री ने लगाया था। लाल बहादुर शास्त्री किसानों के बहुत बड़े सपोर्टर थे। और मारो फिरंगी को नारा किसने लगाया था? मारो फिरंगी को नारा किसने लगाया था?
मारो फिरंगी को नारा मंगल पांडे ने लगाया था। किसने? मंगल पांडे ने लगाया था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे कि आराम आराम का नारा किसने? पीटी नेहरू ने लगाया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने लगाया था। मारो फिरंगी को नारा किसने लगाया था? मंगल पांडे ने लगाया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और उत्तर प्रदेश में अन्य नृत्य कौन कौन से हैं? देखिए, आपसे पूछे कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जैसे नौटंकी हो गया, नौटंकी आपसे पूछे कहाँ पे है, आपसे पूछे कि जोहरी कहाँ पे है, जोहारी है यहाँ पे, जोहरा कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है। और कजरी भी कहाँ पे किया जाता है? ये उत्तर प्रदेश का यहाँ पे नृत्य है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। कथक पूछे तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाए, लेकिन कथकली पूछे कहाँ का है? तो केरल का हो जाएगा। केरल का कौन कौन सा शास्त्रीय नृत्य? कथकली और कौन सा? और मोहिनी अट्टम, ये कहाँ का है? कथकली मोहिनी अट्टम, ये कहाँ का है? केरल का है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे जो कथक है, इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन से? कथक के प्रसिद्ध जो कलाकार है पंडित बिरजू महाराज, इनका हाल ही में निधन हो गया। कौन? पंडित बिरजू महाराज का हाल ही में निधन हो गया। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और उत्तर प्रदेश में नाच यहाँ पे डांस किए जाते हैं, जैसे नौटंकी हो गया, जोहरा हो गया, और ये सारे कजरी हो गए, ये सारी चीजें यूपी में किए जाते हैं। कथक के जो फेमस कलाकार हैं पंडित बिरजू महाराज, इनका हाल ही में क्या हो गया? अभी निधन हो गया। इनका निधन हो गया है, अब ये नहीं है यहाँ पे कथक के फेमस कलाकार। कथकली किसकी रचना है? तो कथकली के बारे में बात करें, ये आपका शास्त्रीय नृत्य केरल का है। मोहिनीअट्टम भी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? केरल का। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इसने किसने कहा था भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो वी.एस. स्मिथ ने इसे कहा था, भारत का नेपोलियन वी.एस. स्मिथ ने कहा था। और इन्हें भारत का नेपोलियन कहा ही गया था। और इनका एक नाम और था समुद्रगुप्त का, इन्हें संगीत प्रेमी कहा जाता है। संगीत प्रेमी, क्योंकि एक सिक्के पे ये पाया गया इसका चित्र कि ये वीणा बजा रहा था। ठीक, और इसे लिच्छवी जो दोहित्र भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है। ठीक, समुद्रगुप्त को क्या ही कहा जाता है? लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। और इसकी उपाधि क्या थी? समुद्रगुप्त की उपाधि, इसने कविराज की उपाधि धारण की थी। कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त धारण किया था। और इसमें दरबारी एक कवि थे, इसके दरबार में एक कवि हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। कौन से दरबारी कवि थे इसके दरबार में? तो हरिसेन था इसके दरबार में दरबारी कवि। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे कि यहाँ पे भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इसने भारत का नेपोलियन किसे कहा? वी.एस. स्मिथ ने सबसे पहले कहा। और बात करते हैं कहाँ इन्हें संगीत प्रेमी भी कहा जाता है, क्योंकि एक वीणा पे चित्र मिला था कि ये संगीत बजा रहा था। इसकी उपाधि क्या थी? कविराज की उपाधि थी, यानी कि कवि मतलब कवि और राज की उपाधि थी इसकी। और बात करें लिच्छवी दोहित्र भी किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है। इनके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि रहते थे जिनका क्या नाम है? हरिसेन नाम है। क्या? हरिसेन। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हरिसेन किसके दरबार में रहते थे? समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो बिस्मिल्लाह खां आपके शहनाई बजाते थे। जबकि एक यहाँ पे हमने बताया था पन्ना लाल घोष के बारे में बताया था, तो ये हमने बता दिया था गलती से कि ये शहनाई बजाते थे, जबकि ये क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, और बात करते हैं यहाँ पे अमजद अली की बात करें, अमजद अली की बात करें तो ये किस चीज़ का वाद्य यंत्र है? ये सरोद बजाते हैं। क्या? सरोद बजाते हैं। और बात करते हैं जाकिर हुसैन की बात करें तो ये क्या बजाते हैं? तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन तबला के प्रसिद्ध वादक है। और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं ये बांसुरी बजाते हैं। क्या? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ये कौन सा यंत्र बजाते हैं? ये बांसुरी बजाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं। जबकि जमुना लाल घोष जो हैं वो बांसुरी के फेमस कलाकार हैं। अमजद अली की बात करें तो ये सरोद के फेमस कलाकार है। किसके? सरोद के फेमस कलाकार है। जबकि जाकिर हुसैन की बात करें तो जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं, और जबकि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी बजाते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। आपसे पूछे रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया गया था? वेलूर मठ में बनाया गया था। वेलूर मठ में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और रामकृष्ण कौन थे? ये विवेकानंद के गुरु थे। कौन? विवेकानंद के कौन थे? गुरु थे रामकृष्ण। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब रामकृष्ण परमहंस के बारे में कुछ चीजें तो यहाँ पे जान लेते हैं। रामकृष्ण परमहंस के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस का यहाँ पे मूल नाम क्या था, ये आप लोग बताएंगे। इसका मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम जो है गदाधर था। क्या था? गदाधर इनका मूल नाम था। और विश्व धर्म सम्मेलन के बारे में बात करें, विश्व धर्म सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ था? विश्व धर्म सम्मेलन। तो बहुत बड़ा सम्मेलन था, ये अमेरिका में हुआ था। और अमेरिका में कहाँ पे? यहाँ पे अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में हुआ था, शिकागो में। और शिकागो की झील के किनारे बसा हुआ है ये, मिशिगन झील के किनारे। किस झील के किनारे? मिशिगन झील के किनारे बसा हुआ है, शिकागो में इसका सम्मेलन हुआ था। और 1893 में, और यहाँ पे भारत की तरफ से विवेकानंद गए थे। कौन? विवेकानंद गए थे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन किए थे? तो विवेकानंद ने किया था रामकृष्ण मिशन के 1897 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया गया? वेलूर मठ में बनाया गया था। विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस था। इनका गुरु क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। और इनका मूल नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे, गदाधर इनका मूल नाम था। बात करें विश्व धर्म सम्मेलन जो कि यूएसए में और शिकागो में हुआ था। और ये बात करें शिकागो की झील के किनारे, मिशिगन झील के किनारे, यहाँ पे भारत की तरफ से भाग लेने विवेकानंद जी गए थे। सबसे कठोरतम पदार्थ क्या होता है? हीरा होता है सबसे कठोरतम पदार्थ। और इसका कठोरता का कारण क्या है? क्यों ये कठोर होता है? तो हीरो में चतुष्फलकी संरचना पाई जाती है, चतुष्फलकीय संरचना पाई जाती है। इस वजह से हीरा क्या होता है? कठोर होता है। और यहाँ पे बात करते हैं हीरा चमकता क्यों है, ये भी आप लोग बताएंगे। हीरा क्यों चमकता है? क्योंकि इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसे क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यहाँ पे इसमें क्या होता है? हीरा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? हीरा होता है। जो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा होता है। ठीक, तो बात करते हैं कोहिनूर हीरा कहाँ से निकाला गया था? कोहिनूर हीरा कहाँ से निकाला गया था? तो कोहिनूर हीरा एक गोलकुंडा के खान से निकाला गया था। कहाँ पे? गोलकुंडा खान से कोहिनूर हीरा भी निकाला गया था। और यहाँ पे सबसे कठोर धातु पूछ रहा है तो हीरा हो जाएगा। और सबसे भारी धातु पूछे तो कौन सा हो जाएगा? ओस्मियम हो जाएगा सबसे भारी धातु। ओस्मियम है सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु। सबसे हल्की धातु पूछे कौन सा है? तो सबसे हल्की धातु जो है वो सिलिका है। सिलिका है सबसे हल्की धातु। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? हीरा है। और हीरा कठोरता का कारण क्या है? कि क्योंकि इसमें चतुष्फल की संरचना पाई जाती है, इस वजह से यह कठोर है। और हीरा क्यों चमकता हुआ दिखाई देता है? क्योंकि इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इस वजह से ये चमकता हुआ दिखाई देता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो है कोहिनूर हीरा होता है, या फिर हीरा होता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? हीरा होता है। और कोहिनूर हीरा के बारे में बात करें, इसे गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर भी करें। तब तक के लिए आप वीडियो देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करके रखिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करके रखिए। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या है? तो जो टीपू सुल्तान की राजधानी थी वो श्रीरंगपट्टनम थी। कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। और टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये आप लोग बताएंगे। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ये था आपका मैसूर का शासक। मैसूर का शासक। और मैसूर का वर्तमान नाम क्या हो गया है? कर्नाटक हो गया है। यहाँ पे कर्नाटक हो गया है। बात करते हैं इसकी मृत्यु कब हुई थी टीपू सुल्तान की? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई थी। और
चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1799 में हुआ था। कब? 1799। इसी दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये बात करते हैं यहाँ पे इस चतुर्थ आंग्ल मैसूर के युद्ध के समय जो शासक कौन था? तो यहाँ पे वेलेजली का शासन था। किसका? वेलेजली का शासन था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं इनके पिता का क्या नाम था? टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था? तो टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था। हैदर अली था। ये भी एक फेमस शासक था। हैदर अली इसके पिता का नाम था। तो देख लेते हैं हम लोग। आपसे पूछे टीपू सुल्तान की राजधानी क्या है? श्रीरंगपट्टनम है टीपू सुल्तान की राजधानी। और टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो सबसे पहले शासक ये कहाँ का था? मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। कर्नाटक में मैसूर स्थित है। बात करें पिता का क्या नाम था? तो हैदर अली इसके पिता का नाम था। क्या? हैदर अली। और मृत्यु कहाँ पर हुई? चतुर्थ आंग्ल युद्ध में इसकी मृत्यु हुई। और 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और वेलेजली के द्वारा, वेलेजली का यहाँ पे शासन था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी के जन्म के बारे में बात करें 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम क्या था? महात्मा गांधी का ये पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, और हम बात करते हैं यहाँ पे इनका उपनाम। महात्मा गांधी का कुछ उपनाम था, वो भी आप लोग बताएंगे कौन कौन सा था। तो देखिए इनका बापू उपनाम था, बापू। और एक इन्हें महात्मा कहते थे। महात्मा आपसे पूछे किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। और बात करते हैं कैसर ए हिंद की उपाधि। कैसर ए हिंद की उपाधि किसने दी थी? तो ब्रिटिश सरकार ने इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। और बात करते हैं यहाँ पे एक रचना है माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसकी रचना कौन किए थे? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की रचना महात्मा गांधी ने किया था। देख लेते साथ में। आपसे पूछे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कैसर ए हिंद की उपाधि किसने दी थी महात्मा गांधी को? तो ब्रिटिश सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। बात करते हैं उपनाम क्या था इनका? बापू कहा जाता है। इनका उपनाम बापू और महात्मा था। महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। और मोहम्मद, इनका पूरा नाम जो था मोहनदास करमचंद गांधी था इनका पूरा नाम। और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक भी कौन है? महात्मा गांधी है। चाइना मैन शब्द प्रयोग किस में होता है? चाइना मैन क्रिकेट में प्रयोग होता है। चाइना मैन किस में? क्रिकेट में प्रयोग होता है। बुली शब्द किस में प्रयोग होता है? बुली शब्द हॉकी में प्रयोग होता है। हॉकी में बुली शब्द प्रयोग होता है। ठीक, आपसे पूछे कि एलबीडब्ल्यू किस में प्रयोग होता है? एलबीडब्ल्यू ये भी क्रिकेट में होता है। किसमें? क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू प्रयोग होता है। आपसे पूछे कि यहाँ पे बर्डी और ईगल की किस में संबंधित है? बर्डी और ईगल शब्द किस में संबंधित है? तो ये यहाँ पे गोल्फ में संबंधित। किसमें? गोल्फ में संबंधित है। आपसे पूछे कि डबल फॉल्ट किस में संबंधित है? डबल फॉल्ट का संबंध किससे है? तो ये टेनिस से है। डबल फॉल्ट का संबंध टेनिस से है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और चकर शब्द का संबंध किससे है? तो पोलो से है। चकर शब्द का संबंध पोलो से है। आपसे पूछे कि बुल एंड बियर किससे संबंधित है? बुल एंड बियर किससे संबंधित? तो ये स्टॉक मार्केट से संबंधित है। स्टॉक मार्केट से संबंधित है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि चाइना मैन किस में प्रयोग होता है? क्रिकेट में। बुली शब्द किस में प्रयोग होता है? हॉकी में। एलबीडब्ल्यू शब्द किस में प्रयोग होता है? क्रिकेट में। एलबीडब्ल्यू क्रिकेट में। आपसे पूछे कि यहाँ पे चीन ईगल कप का क्या है? गोल्फ है। ठीक, चीन और बर्डी और ईगल का ईगल एक गोल्फ में प्रयोग किया जाता है। और डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग टेनिस में किया जाता है। और बात करते हैं बुल एंड बियर शब्द स्टॉक मार्केट में प्रयोग किए जाते हैं। और चकर शब्द का प्रयोग पोलो में किया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
जय हिंद का नारा किसने लगाया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने लगाया था जय हिंद का नारा। आपसे पूछे कि दिल्ली चलो का नारा किसने लगाया था? दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने लगाया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या दूंगा? आज़ादी दूंगा। ठीक, ये किसने नारा लगाया था? तो ये भी आपका मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी किसने लगाया था? तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस ने ही लगाया था। ठीक, और यहाँ पे आपसे पूछे कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने लगाया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने लगाया था? तो अभी हमने बताया कि दयानंद सरस्वती ने लगाया था, दयानंद सरस्वती ने लगाया था वेदों की ओर लौटो का नारा। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी आपसे पूछे किसने लगाया था? तो भगत सिंह ने लगाया था। किसने? भगत सिंह ने लगाया था। तो देख लेते हैं साथ में, भगत सिंह को क्या कहते हैं? शहीद ए आजम कहते हैं। इसे शहीद ए आजम कहते हैं भगत सिंह को। और दयानंद सरस्वती का मूल नाम हमने बताया, इनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। इनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। और सुभाष चंद्र बोस को क्या कहते हैं? इन्हें नेताजी कहते हैं, नेताजी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए, जय हिंद का नारा किसने लगाया था? सुभाष चंद्र बोस ने लगाया था। दिल्ली चलो का नारा भी किसने लगाया? सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने लगाया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहते हैं? नेताजी कहते हैं। और वेदों की ओर लौटो का नारा भी किसने लगाया था? दयानंद सरस्वती ने लगाया था। और इन्हें क्या, इनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था? भगत सिंह ने लगाया था। शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? भगत सिंह को कहा जाता है। डायनामाइट की खोज किसने किए थे? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। और कब की थी? 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल के याद में किसकी शुरुआत की गई थी? नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत की गई थी। नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत की, वसीयत लिख के गए थे कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे जो संपत्ति है उसमें से कुछ भाग का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। 1901 में शुरुआत हुई थी नोबेल पुरस्कार में। और अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल। ठीक, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र का नोबेल कब से शुरुआत हुआ था? अर्थशास्त्र का नोबेल देना कब से शुरुआत हुआ था? तो अर्थशास्त्र का नोबेल जो है 1968 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और 2 बार नोबेल किसे दिया गया था? 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? नोबेल पुरस्कार विजेता महिला जो थी वो मैडम क्यूरी थी। किसने? मैडम क्यूरी को 2 बार मिला था नोबेल पुरस्कार। एक बार मिला रसायन के लिए एक बार मिला था। और एक बार किसके लिए मिला था? भौतिकी के लिए नोबेल मिला था। 2 बार मिला था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था डायनामाइट का आविष्कार 1867 में। और अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के वैज्ञानिक हैं। इनके याद में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत कब से हुई? 1901 में हुई। डेट याद रखेंगे, 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। और अर्थशास्त्र का नोबेल कब से दिया जाने लगा? 1968 में। 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली मैडम क्यूरी थी। और मैडम क्यूरी का जो है रसायन विज्ञान में नोबेल मिला और भौतिक विज्ञान में भी नोबेल मिला। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फिल्म क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो फिल्म क्षेत्र में जो दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार है फिल्म क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। और भारतीय सिनेमा के जनक दादा भाई साहब को कहा जाता है। इन्हें भारतीय सिनेमा का जगत कहा जाता है। भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, किन्हें कहा जाता है? यहाँ पे दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? तो जब इसका शुरुआत हुआ था 1969 में इन्हें दे दिया गया था, वो बनी थी देविका रानी। कौन? देविका रानी। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, देविका रानी ये पुरस्कार विजेता बनी थी। बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि फिल्म क्षेत्र का दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है और 1969 से दिया जाता है। भारतीय सिनेमा के जनक कौन कहे जाते हैं? तो भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के कहे जाते हैं। और पहली भारतीय महिला कौन है जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला? देविका रानी है। इसने कब मिला? 1969 में
मिला था। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किससे? फिल्म से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किससे? फिल्म से है। ठीक, और ये प्रारंभ कब से हुआ? 1929 से ऑस्कर पुरस्कार देने की शुरुआत हुई। ऑस्कर पुरस्कार का अन्य नाम आपसे पूछे क्या है? ऑस्कर पुरस्कार का अन्य नाम क्या है? इसे एकेडमी पुरस्कार भी कहते हैं, एकेडमी अवार्ड कहते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, एकेडमी अवार्ड्स भी इसे कहते हैं। तो ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? जो पहली भारतीय महिला कौन है? ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये पहली भारतीय महिला भानु अथैया है, जिन्हें ऑस्कर मिला था। भानु अथैया को सबसे पहले ऑस्कर मिला था। भानु अथैया किस फिल्म के लिए? इन्हें गांधी फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। गांधी फिल्म के लिए इन्हें ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। और गांधी फिल्म में गांधी का क्या की थी? कॉस्ट्यूम डिजाइन की थी। कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला था। और सर्वाधिक बार ऑस्कर किस पुरस्कार सर्वाधिक बार ऑस्कर किसे मिला था? तो ये सर्वाधिक बार ऑस्कर मिला था वो वाल्ट डिज्नी उनका नाम है, उन्हें सबसे पहले मिला था। वाल्ट डिज्नी, इन्हें सबसे पहले ऑस्कर पुरस्कार मिला था। देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे कि ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किससे है? फिल्म से है। और 1929 में इसकी शुरुआत हुई ऑस्कर पुरस्कार की। ऑस्कर पुरस्कार का अन्य नाम क्या है? इसे एकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं। ऑस्कर पुरस्कार को ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? भानु अथैया है। भानु अथैया को सबसे पहले ऑस्कर पुरस्कार मिला फिल्म गांधी के लिए, और इन्हें कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला। सर्वाधिक बार ऑस्कर वाल्ट डिज्नी को मिला। वाल्ट डिज्नी को सर्वाधिक बार ऑस्कर मिला। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तो पीतल तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है। किसका? तांबा एंड जस्ते का मिश्रण होता है पीतल। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, तांबा और जस्ते का मिश्रण क्या होता है? पीतल। बात करते हैं अन्य धातुओं के बारे में। तो आपसे पूछे पीतल के बर्तन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? पीतल के बर्तन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो यूपी का मुरादाबाद प्रसिद्ध है। यूपी का मुरादाबाद प्रसिद्ध है पीतल के बर्तन के लिए। और टाका जो होता है, टाका जो आप लोग यहाँ पे देखते हो, जो इलेक्ट्रीशियन है वो आपको इस सामान को जोड़ता है, रिपेयरिंग करता है। उसमें जो सोल्डर की जो होती है, सोल्डर की जो तार होती है, उसमें कौन सी धातु प्रयोग होता है? टाका या सोल्डर में। इसमें टिन और सीसा का मिश्र धातु होता है। टिन प्लस सीसा का यहाँ पे मिश्र धातु होता है। लेड प्लस टिन का मिश्र धातु होता है। आपसे पूछे कि जर्मन सिल्वर में कौन कौन सी मिश्र धातु होती है? जर्मन सिल्वर में कौन कौन सी मिश्र धातु होती है? तो जर्मन सिल्वर की बात करें, इसमें क्या होता है? कॉपर होता है, जिंक होता है और निकेल होता है। कॉपर, जिंक और निकेल होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है पीतल। और बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध जो है यूपी का मुरादाबाद एरिया प्रसिद्ध है। टाका और सोल्डर में किन धातुओं का मिश्रण होता है? वो टिन प्लस सीसा का मिश्रण होता है। बात करते हैं जर्मन सिल्वर में कौन सा होता है? कॉपर होता है प्लस जिंक आता है प्लस निकिल का मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर। ये मिक्स करके जर्मन सिल्वर बनाए जाते हैं। तो देख लेते हैं अगले प्रश्न के, एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एड्स का जो पूरा नाम है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका पूरा नाम है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और एड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपसे पूछे कि एड्स का जो वायरस होता है वो क्या होता है? एड्स में कौन सी वायरस के कारण होता है? तो HIV वायरस है। एड्स का क्या वायरस है? HIV वायरस के कारण एड्स होता है। और बात करते हैं एड्स दिवस कब मनाते हैं? एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि एड्स दिवस 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। कब? 1 दिसंबर के दिन मनाते हैं। DNA का फुल फॉर्म बताएंगे आप लोग, DNA RNA का फुल फॉर्म बताएंगे। तो देखिए DNA का जो फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल DNA का फुल फॉर्म है। और राइबो न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, एक इसका फार्मूला होता है, ये RNA का फुल फॉर्म होता है। तो देख लेते हैं साथ में, एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम ये एड्स का पूरा नाम है। और एड्स में कौन सा वायरस पाया जाता है?
तो HIV वायरस के कारण एड्स होता है। ठीक, बात करते हैं एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो 1 दिसंबर के दिन एड्स दिवस मनाते हैं। DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिकम, RNA का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिकम। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, इसे NaCl कहते हैं या फिर NaCl या फिर यहाँ पे सोडियम क्लोराइड। इसका फार्मूला क्या है, इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब एक आप लोग सुने होंगे हंसाने वाली गैस। हंसाने वाली गैस किसे कहते हैं, हंसाने वाली गैस इसे क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। इसे क्या कहते हैं, हंसाने वाली गैस को क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड में कौन सी यहाँ पे, तो N2O इसका फार्मूला होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। धावन सोडा याद रखेंगे आप लोग। धावन सोडा किसे कहते हैं, तो धावन सोडा का जो सूत्र आपसे पूछे क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है Na2CO3 इसका फार्मूला होता है। और बात करते हैं इसमें सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं भारी जल की बात करें तो इसे क्या, कौन सा इसमें, तो इसे डायटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। भारी जल को रासायनिक नाम क्या है, डायटेरियम ऑक्साइड। और आपसे पूछे कि भारी जल का जो सूत्र क्या होता है, तो D2O होता है भारी जल का सूत्र, और ये मंदक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यूरिया के बारे में बात करें, यूरिया का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, कार्बामाइड इसे बोलते हैं। और यूरिया का जो फार्मूला होता है CuNH2 का होल ट्वाइस, ये इसका फार्मूला होता है यूरिया का। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, साधारण नमक का रासायनिक नाम बोले NaCl था, इसका फार्मूला सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। बात करते हैं हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड, इसका सूत्र क्या होता है, N2O होता है। ठीक, ये एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। धावन सोडा, इसका सूत्र जो होता है Na2CO3 होता है। Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट। और बात करते हैं भारी जल का, तो डायटेरियम ऑक्साइड होता है भारी जल का फार्मूला, जिसे D2O बोलते हैं। बात करते हैं यूरिया का बारमाइड बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम बारमाइड है। और CuNH2 का होल ट्वाइस इसका फार्मूला है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। विटामिन की खोज आपसे पूछे किसने की थी, तो विटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने किया था। बात करते हैं विटामिन ई के बारे में बताइए। विटामिन ई, तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से बांझपन होता है। कौन सा बांझपन होता है, विटामिन ई की कमी से होता है, यानी कि जनन क्षमता में कमी आ जाती है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी, ये वसा में घुलनशील। आपसे पूछे कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होती है। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ऐसे कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो साइनोकोबाल्मिन आप लोग याद रखेंगे। साइनोकोबाल्मिन, इसमें क्या वो पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, जिसे B12 B12 कहा जाता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि किस विटामिन की कमी से, आपसे पूछे कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन B12 की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब विटामिन B12 के बारे में बात करें, तो इसे क्या कहते हैं, साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। विटामिन B12 को क्या कहते हैं, तो इसे साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका रासायनिक फार्मूला होता है। और देख लेते हैं हम लोग साथ में। आपसे पूछे कि विटामिन के की, इसमें विटामिन की खोज फंक ने की थी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, बांझपन होता है विटामिन बी की कमी से, विटामिन ई की कमी से। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी वसा में घुलनशील। अब जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी। कोबाल्ट पाया जाता है साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 में। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किसने दिया था, तो जनरल ओ डायर ने दिया था जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश। इसमें इसकी हत्या कौन की थी, जनरल ओ डायर की हत्या आगे चल के ऊधम सिंह ने कर दिया था। ऊधम सिंह ने इनकी हत्या कर दिया था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। कहाँ पे हुआ था, तो अमृतसर पंजाब में। कहाँ पे,
अमृतसर पंजाब में। अब आप लोग बताएं अमृतसर की स्थापना किसने किया था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इस समय वायसराय कौन था भारत में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चेम्सफोर्ड इस समय भारत में वायसराय था, ठीक। और इसके लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक जांच समिति बनाई गई थी, जिसे जिसे क्या कहते हैं, हंटर समिति या फिर हंटर आयोग। इसे हंटर आयोग का गठन किसके जांच के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किया गया था। और जलियांवाला बाग के हत्याकांड के दौरान नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा के दिया था, नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा के दिया गया था, तो वही जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें नाइटहुड की, दुखी होके रविन्द्रनाथ टैगोर ने उपाधि लौटा दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उपाधि लौटा दी थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, उपाधि लौटा दी थी, ठीक। देख लेते साथ में, आपसे पूछे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली किया थे, जनरल ओडायर ने किया था। इसकी हत्या आगे चल के जो है ऊधम सिंह ने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अमृतसर पंजाब में इनकी हत्या हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में। वायसराय कौन सा है यहाँ पे, चेम्सफोर्ड इसके वायसराय हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड में। और जांच समिति इसके लिए कौन सी बनाई गई थी, तो हंटर आयोग इसकी जांच के लिए बनाई गई थी। और नाइटहुड की उपाधि किसे सम्मानित किया, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। नेत्रदान में किस भाग का दान किया जाता है, तो नेत्रदान में आंख का कार्निया दान किया जाता है, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे निकट दृष्टि दोष, निकट जो दृष्टि दोष होता है उसे देखेंगे। निकट दृष्टि दोष पढ़ेंगे, जिसे क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। मायोपिया निकट दृष्टि दोष को कहते हैं। और इसमें क्या दिखाई देता है, दूर की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। निकट दृष्टि दोष में दूर की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और दूर दृष्टि दोष में बात करें, दूर दृष्टि दोष के बारे में बात करें, तो इसे क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और हाइपरमेट्रोपियम क्या होता है, इसमें निकट की चीजें सही नहीं दिखाई देती, निकट की चीजें साफ नहीं दिखाई देती। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे आंखों में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है ये आप लोग बताएंगे। तो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और प्रकाश का नियंत्रण आंख का कौन भाग करता है, प्रकाश का नियंत्रण की कितनी मात्रा में आंखों में प्रकाश जाए, इसका नियंत्रण कौन करता है, तो ये आइरिस करता है। इसका नियंत्रण कौन, आइरिस करता है। तो ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी गई हैं, ठीक। तो देख लेते हैं हम लोग साथ में। आपसे पूछे कि यहाँ पे आपसे पूछे कि ग्लूकोमा रोग का संबंध किससे है, ग्लूकोमा रोग या फिर ट्रैकोमा रोग का संबंध किससे है, ट्रैकोमा रोग का संबंध किससे है। या फिर आपसे पूछे कि मोतियाबिंद का संबंध किससे है, मोतियाबिंद का संबंध किससे है। तो ये सारी के सारे किससे संबंधित बीमारी है, आंख से संबंधित बीमारी है, किसे, आंख से। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे नेत्रदान में किस भाग का दान किया जाता है, तो नेत्रदान में आंख के कार्निया को दान किया जाता है। नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो रेटिना पे बनता है प्रतिबिंब। और निकट दृष्टि दोष, इसके बारे में आप लोग बताएंगे, जिसे क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। और इसमें क्या, दूर की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। और दूर दृष्टि दोष, जिसे क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, इसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें निकट की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। बात करते हैं प्रकाश का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, आंख में कितनी मात्रा में प्रकाश जाएगा, ये काम करता है आइरिस करता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ पे होता है, लाल रक्त कणिका का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कणिका का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त का कणिका का जीवन काल कितना होता है, ये 20 से 120 दिन इसका जीवन काल होता है, ठीक। 20 से 120 दिन इसका जीवन काल होता है। और आरबीसी का जो प्रमुख घटक है वो क्या होता है, आरबीसी का प्रमुख घटक कौन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो ये भी चीजें आप लोग याद रखेंगे। आरबीसी का प्रमुख घटक हीमोग्लोबिन है। और आरबीसी नष्ट कहाँ पे होता है, आरबीसी नष्ट कहाँ पे होता है, तो इसका नष्ट यकृत और प्लीहा में होता है। यकृत एंड प्लीहा में आरबीसी नष्ट होता है, इसलिए यकृत और प्लीहा में को क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्र कहते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे आरबीसी का कब्र कहते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे।
तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन होता है। और आरबीसी का प्रमुख घटक क्या होता है? हीमोग्लोबिन है। और आरबीसी नष्ट कहाँ पे होता है? यकृत और प्लीहा में नष्ट होता है, इसलिए यकृत और प्लीहा को क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्र कहते हैं। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पटना का जो प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र है। और पाटलिपुत्र की आपसे पूछे कि स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। पटना की स्थापना किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी ने क्या किया था? पाटलिपुत्र का नाम बदल के पटना का क्या किया था? स्थापना किया था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। स्थापना किसने किया था? पटना का शेरशाह सूरी ने स्थापना किया था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और तीसरी जो बौद्ध संगीति थी, तीसरी बौद्ध संगीति ये कब हुई थी? तीसरी बौद्ध संगीति जो है वो कब हुई थी? तो ये 250 बीसी में हुई थी। कब? 250 बीसी में हुई थी। और ये कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में हुई थी। और इस समय किसका शासक था? इस समय अशोक का शासन था। किसका? अशोक का शासन था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं पाटलिपुत्र को पोलीबोरथा किसने कहा था? पाटलिपुत्र को पोलीबोरथा किसने कहा था? पाटलिपुत्र को पोलीबोरथा कहने वाला किसने कहा था? तो ये मेगास्थनीज ने कहा था। किसने? मेगास्थनीज ने कहा था। एक विदेशी यात्री था, इसने पाटलिपुत्र को पोलीबोरथा कहा था। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये आप लोग बताएंगे। इसकी स्थापना उदयन ने किया था। और पटना का स्थापना किसने किया था? नाम बदल के पाटलिपुत्र का शेरशाह सूरी ने पटना बनाया। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो 250 बीसी में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसमें शासक कौन था? अशोक का शासनकाल था। बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी है पाटलिपुत्र हुआ करती थी। और इससे पाटलिपुत्र को पोलीबोरथा किसने कहा था? तो ये मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीबोरथा कहा था। मेगास्थनीज एक विदेशी यात्री था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कोशिका का पावर हाउस किसके कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, कोशिका की खोज किसने की थी? आपसे पूछे कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो आपको रॉबर्ट हुक बताएंगे। रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज किए थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कब किए थे? 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थे। और लेकिन आपसे पूछे कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो स्लाइडल एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और कब प्रस्तुत किया था? तो 1831 में। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का जो अध्ययन है वो साइटोलॉजी कहलाता है। क्या? साइटोलॉजी कहलाता है कोशिका का अध्ययन। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं सबसे लंबी कोशिका मनुष्य के शरीर की। सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? सबसे लंबी कोशिका क्या है मनुष्य के शरीर की? तो ये है सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। और मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी जो है जीवित कोशिका आप लोग बताएंगे कि क्या है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी जीवित कोशिका तो ये होता है माइकोप्लाज्मा। ठीक, माइकोप्लाज्मा होती है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी जीवित कोशिका। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। कोशिका के बारे में इतनी चीजें। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है कोशिका का अध्ययन। और कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज के बारे में रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? यही पूछे तो स्लाइडल और स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था 1831 में। ठीक, 1831 में कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत। कोशिका सबसे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है वो तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी जो कोशिका है वो कौन सी कोशिका होती है? माइकोप्लाज्मा होती है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी के दिन मनाते हैं। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय महिला
यहाँ पे नेशनल लगा दें। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय महिला जो दिवस है वो आपके 13 फरवरी के दिन मनाते हैं। 13 फरवरी के दिन मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि यहाँ पे सीवी रमन ने क्या किया था? रमन प्रभाव की खोज किया था। रमन प्रभाव की खोज किया था। इस दिन इन्हें क्या मिला था? इस वजह से इन्हें 28 फरवरी को क्या यहाँ पे मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। महिला 13 फरवरी के दिन राष्ट्रीय महिला दिवस। और विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? ये 4 फरवरी के दिन मनाते हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी के दिन मनाते हैं। और राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये 21 फरवरी के दिन मनाते हैं। 21 फरवरी के दिन मनाते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को सीवी रमन ने क्या किया था? तो रमन प्रभाव की खोज की थी, इस वजह से मनाया जाता है। नेशनल महिला डे कब मनाया जाता है? ये 13 फरवरी के दिन मनाया जाता है, नेशनल वुमेन डे। बात करते हैं विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी के दिन मनाते हैं। और राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी के दिन मनाते हैं। नेता सुभाष चंद्र नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे है? तो ये पटियाला में स्थित है। पटियाला में स्थित है। और एक संस्थान है राष्ट्रीय खेल विकास कोष। राष्ट्रीय खेल विकास कोष इसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय खेल विकास कोष इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं NSDF, नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट। यहाँ पे एफ से फंड हो गया। तो ये इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना कब हुआ था? 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। और बात करते हैं राष्ट्रीय खेल हमारा क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी है। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी है। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? तो अभी हमने बताया 29 अगस्त के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे मनाते हैं। देख लेते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में है। और राष्ट्रीय खेल विकास कोष कहाँ पे है? NSDF। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1998 में। इसकी स्थापना इसकी स्थापना हॉकी, राष्ट्रीय खेल हॉकी है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। बढ़ते हैं, ब्लड प्रेशर को मापने का यंत्र क्या है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर को मापते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर को मापते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और लैक्टोमीटर से किसका मापन किया जाता है? लैक्टोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो इसमें दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है लैक्टोमीटर से। ठीक, और आपसे पूछे कि यहाँ पे पवन की गति के बारे में बात करें तो इसे किसके में मापन किया जाता है? एमिनोमीटर में पवन की गति का मापन किया जाता है। और वायुमंडलीय दाब के मापन के बारे में बात करें, वायुमंडलीय दाब का मापन किससे किया जाता है? बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। ठीक, तो ये सारे प्रश्न है। ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र कौन सा है? स्फिग्नोमैनोमीटर है। लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? दूध की शुद्धता मापी जाती है। ठीक, और बात करते हैं पवन की गति, एमिनोमीटर से मापी जाती है पवन की गति। वायुमंडल दाब किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडल दाब। दिल्ली में लाल किला किसने बनाया था? तो दिल्ली वाला जो लाल किला है शाहजहां ने बनाया था। जबकि पूछे कि आगरा में लाल किला किसने बनाया था? आगरा में लाल किला किसने बनाया था? तो आगरा में जो लाल किला है वो अकबर ने बनाया था। किसने? अकबर ने बनवाया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, दोनों चीज़ों में अंतर। बात करते हैं शाहजहां का मूल नाम क्या था? शाहजहां का मूल नाम क्या था? तो इसे खुर्रम कहते हैं। शाहजहां का मूल नाम खुर्रम था। और जामा मस्जिद का निर्माण भी किसने कराया था? जामा मस्जिद का जो निर्माण है उसका निर्माण भी किसने कराया था? इसका निर्माण भी शाहजहां ने कराया था। जामा मस्जिद कहाँ पे स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। और इसकी निर्माण कब हुई थी? 1644 में इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और दीवाने खास किसने बनाया था? दीवाने खास किसने बनाया था? तो ये भी शाहजहां ने दीवाने खास का निर्माण किया था। और कब किया था? 1637 में दीवाने खास का निर्माण। ताजमहल के बारे में बात करें, ताजमहल इसमें किसने बनाया था? शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। किसकी याद में? तो मुमताज की याद में एक करवाया था। और ताजमहल किस नदी के किनारे है? ये यमुना नदी के किनारे है। ये भी पूछा गया है, यमुना नदी के किनारे ये स्थित है।
तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पीछे दिल्ली में लाल किला किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। इसका मूल नाम क्या है? शाहजहां का खुर्रम है इसका मूल नाम। आगरा में लाल किला किसने? अकबर ने बनाया था। और शाहजहां जामा मस्जिद किसने बनाया था? तो शाहजहां ने। दिल्ली में बनवाया था 1644 में। दीवाने खास का निर्माण शाहजहां ने करवाया था 1637 में। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। कब और किसकी याद में? तो यहाँ पे मुमताज की याद में कराया था। और बात करें यहाँ पे कब करवाया था? तो यमुना नदी के किनारे करवाया था। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की। 10 नंबर का प्रश्न है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ? तो 1906 का जो हुआ था, 1907 का सूरत अधिवेशन था। सूरत अधिवेशन, इसमें क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन में 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। एक तरफ हो गया उदारवादी, एक तरफ हो गया उदारवादी और एक तरफ हो गया क्या? उग्रवादी। उदारवादी और उग्रवादी में इसका विभाजन हो गया था। और बात करते हैं यहाँ पे विलय कब हुआ था? कांग्रेस का विलय कब हुआ था? तो ये 1916 में जो हुआ था लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन, इसमें जाके इसका विलय हुआ था। और भी क्या हुआ था 1916 में? इसमें लखनऊ अधिवेशन है। इसमें कब इसका जो नरम दल और गरम दल में विलय हुआ, नरम दल प्लस गरम दल का क्या हो गया था? विलय हो गया था। लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता कौन किए थे? तो भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें अंबिका चरण मजमूदार इसकी अध्यक्षता किए थे। अंबिका चरण मजमूदार इसमें अध्यक्षता किए थे। ठीक, देख लेते हैं आपसे पूछे किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ? 1907 के जो सूरत अधिवेशन है इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था। उदारवादी एक तरफ बना था, एक तरफ उग्रवादी बना था। और विलय 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था इनका विलय। और बात करते हैं अंबिका चरण मजमूदार 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। इसमें नरम दल और गरम दल में विलय हुआ था। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। साइनोकोबाल्मिन इसे बोलते हैं। और ल्यूकेमिया रोग यहाँ पे बताएंगे। ल्यूकेमिया रोग, ये आप लोग जानते होंगे। ल्यूकेमिया हमने कई बार बताया है। इसको रक्त कैंसर को कहते हैं ल्यूकेमिया रोग। और रक्त कैंसर के बारे में बात करें, इसमें किसका प्रयोग है? कोबाल्ट की बात हो रही है ना, तो इसमें कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। किसमें? कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है इसके इलाज में। इसका उपयोग किया जाता है ल्यूकेमिया रोग यानी कि रक्त कैंसर में कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये आप लोग बताएंगे। आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसमें विटामिन C प्रचुर मात्रा में होता है। और सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन होती है? सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन होती है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन D पाया जाता है। विटामिन D पाया जाता है सूर्य के प्रकाश से। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखें। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में, इसे साइनोकोबाल्मिन भी कहते हैं। और बात करें ल्यूकेमिया रोग या फिर रक्त कैंसर, इसके उपचार में कौन सी विटामिन उपयोग किया? इसका कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। आंवले में विटामिन C होता है, सूर्य के प्रकाश में विटामिन D होता है। आगा खा का आपका संबंध किससे है? हाकी से है। आगा खा का आपका संबंध हाकी से है। आपसे पूछे कि पेनाल्टी कर्नर शब्द किस में प्रयोग किए जाते हैं? पेनाल्टी कर्नर शब्द और बुली शब्द किस में प्रयोग किए जाते हैं? तो ये सारे दोनों शब्द किसमें? हॉकी में प्रयोग किए जाते हैं। एक इसमें हॉकी में प्रयोग किए जाते हैं। भारत का जैसे राष्ट्रीय खेल अभी आप लोग जानते हैं क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल भी क्या है? तो इसका राष्ट्रीय खेल भी क्या है? हॉकी है। और हॉकी विश्व कप कब हुआ था? यहाँ पे हॉकी विश्व कप जो 2023 का आयोजन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। इसका आयोजन कहाँ पे? उड़ीसा में हुआ था। और यहाँ पे उड़ीसा में कौन सा स्टेडियम है? भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम, भारत में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम तो बिरसा मुंडा है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है। ठीक, तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में है। स्टेडियम राउरकेला में स्थित है, यहाँ पे होगा। ठीक, तो देख लेते हैं यहाँ पे आपसे आगा का आपका संबंध हॉकी से है। पेनाल्टी कार्नर शब्द किससे प्रयोग है? हॉकी से। बुली शब्द किस में प्रयोग होते हैं? हॉकी में। भारत का राष्ट्रीय खेल भी कौन सा है? हॉकी है। और बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय विश्व कप, जो हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन होना है, उड़ीसा में होगा।
और इसमें स्टेडियम कौन सा होगा, बिरसा मुंडा स्टेडियम, राउरकेला में इसका आयोजन होगा। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बांदीपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पे, कर्नाटक में। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य। आपसे पूछे कि यक्षगान जो लोक नृत्य है, कर्नाटक का जो लोक नृत्य है वो क्या है, यक्षगान है। कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है, यक्षगान है। और जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किसे, जोग या फिर जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, तो ये भी कर्नाटक में स्थित है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात आपसे पूछे किस नदी पे स्थित है, तो शरावती नदी पे जोग या गरसोप्पा जलप्रपात स्थित है। आपसे पूछे कि कुचिकल जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, आपसे पूछे कि कुचिकल वाटरफॉल कहाँ पे स्थित है, कुचिकल झरना कहाँ पे स्थित है, तो कुचिकल झरना भी आपके कर्नाटक में स्थित है। आपसे पूछे कि कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ पे स्थित है, कोलार गोल्ड फील्ड जहाँ पे रॉकी भाई यहाँ पे सोना निकालते थे, तो ये भी कहाँ पे, कर्नाटक में स्थित है। ठीक, आपसे पूछे कि कॉफी का या फिर सूरजमुखी का, कॉफी या फिर सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन भारत का कौन सा राज्य करता है, कॉफी और सूरजमुखी का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो भारत का कौन सा राज्य करता है, तो भी कर्नाटक करता है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बांदीपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पे, कर्नाटक में है। और लोक नृत्य कर्नाटक का क्या है, यक्षगान है। बात करते हैं जोग या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी में, कर्नाटक में है। कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ पे, कर्नाटक में स्थित है। बात करते हैं कुचिकल झरना भी कहाँ पे है, कर्नाटक में। कॉफी और सूरजमुखी सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं, कालिदास को कहते हैं भारत का शेक्सपियर। ठीक, और कालिदास किसके दरबार में रहते थे, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। किसकी, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहते थे कालिदास। ठीक, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने किया था, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने किया था, कालिदास ने किया था। मेघदूत की रचना किसने किया था, कालिदास ने किया था। रघुवंशम की रचना किसने किया था, तो रघुवंशम की रचना भी कालिदास ने किया था। ऋतु संहार की रचना किसने किया था, तो ऋतु संहार की रचना भी कालिदास ने किया था। कुमार संभवन की रचना किसने किया था, कुमार संभवम की रचना किसने किया था, तो भी कालिदास ने किया था। भारत का नेपोलियन आपसे पूछे किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो ये भी आप लोग बताएंगे। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है, चाणक्य को। इनका अन्य नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य भी था। और शिमला का सन्यासी किसे कहा जाता है, शिमला का सन्यासी किसे कहा जाता है, तो शिमला का जो सन्यासी है एयो ह्यूम को कहा जाता है, एयो ह्यूम को कहा जाता है। एयो ह्यूम क्या किए थे, तो ये 1885 में क्या किए थे, कांग्रेस की स्थापना किए थे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 1825 में कांग्रेस की स्थापना किए थे। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे भारत का शेक्सपियर किसे, कालिदास को कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और कालिदास की रचना यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम और ऋतु संहार और फिर एक कुमार संभवम, इनकी एक फेमस रचनाएं जो बार बार घुमा फिरा के एग्जाम में पूछी जाती हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। और भारत शिमला का सन्यासी किसे कहा जाता है, एयो होम को कहा जाता है। एयो होम में 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगला प्रश्न, जय हिंद, धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो मिलते हैं, खुश रहिएगा। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं।